और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे लोग कहते हैं कि सतना पीछे हो गया। कांग्रेस की सरकार आ रही है। अर्जुन सिंह जी का अपना एक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुझे लगता है वो लोग सफल हुए। सोच ये हो रही है कि किसी भी तरह से चुनाव जीतना है, चाहे जो करना पड़े। 7 में से 5 सीटें जीते। ये मुकदमे कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कायम किया, ऐसा नहीं है। वन साइडेड जैसा हो रहा है। कैसा वन साइडेड? आप देखो प्रफुल्ल पटेल जी का क्या हुआ, आप देखो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, आप देखो असम में क्या हुआ है, आप देखो बाकी जगह जो लोग पार्टी छोड़ के आपके पास आ जाते हैं उनके साथ कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं। लोगों के बीच में जाइए, हाथ जोड़िए, प्रार्थना करिए। आज हमारा हवाई अड्डा बन रहा है, हमारा रेलवे स्टेशन है, विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हम बना रहे हैं। सीवर लाइन का काम जरूर चल रहा है, उसका काम थोड़ा सा अभी लोगों में परेशानी पैदा करता है। हमारा 700 बेड का सुपर हॉस्पिटल तय है। खुद हर 3 महीने 4 महीने में एक रोजगार मेला लगाता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाता हूँ, उनमें उनका सिलेक्शन कराता हूँ। चीफ मिनिस्टर शिवराज जी अब नहीं है, तो शिवराज जी के बारे में कितनी बात मध्य प्रदेश में हो रही है। किसी को किस भूमिका बनाना, किसको किस भूमिका बनाना। अच्छा, हमारे यहाँ किसी को बुरा भी नहीं लगता। आपको लगता है बीजेपी में परिवारवाद बिल्कुल नहीं है? और मेरे यहाँ के बहुत सारे लोग जो दूसरी जगह काम करने जाते हैं वो सीजनली है। नमस्कार, विंदफर्स्ट में हम आज मुलाकात करेंगे गणेश सिंह जी से, जो 4 बार से सतना के सांसद रहे हैं और 5वीं बार फिर से भाजपा ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। नमस्कार। नमस्कार सर। गणेश जी, ये जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें आपने विधायकी लड़ी थी सतना से, उसमें क्या कमी रह गई, क्या हुआ, कैसे मतलब इसका रिजल्ट ऐसा क्यों हो गया? उसकी मैंने समीक्षा किया। समीक्षा में कहीं न कहीं कुछ, चूँकि शहरी क्षेत्र था, सबकी अपेक्षा होती है कि मेरे पास लोग आएँ, और कुछ इस तरह से वातावरण बना दिया कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, कुछ कर्मचारियों में, कुछ और लोगों में। तो मुझे लगता है इस वजह से थोड़ी सी कमी रह गई, बाकी तो और कोई कारण था नहीं। क्योंकि बीजेपी का वैसे पूरा परफॉर्मेंस अगर स्टेट का देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रहा। करीब 166 सीट्स मिली हैं और आप पूरे के पूरे पार्लियामेंट्री सीट्स को मतलब 7 सीट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये शहरी मुख्यालय विधानसभा है और शहर में सभी तरह के लोग रहते हैं। कुछ एक नैरेटिव फैलाने मुझे लगता है वो लोग सफल हुए, और दूसरा कोई कारण नहीं था। और जबकि हम 7 में से 5 सीटें जीते। आपने अभी एक स्टेटमेंट दिया, थोड़ा सा साम दाम दंड भेद वाली जो बात कही है, उसमें क्या ऐसा लगता है कि कहीं से सोच ये हो रही है कि किसी भी तरह से चुनाव जीतना है, चाहे जो करना पड़े? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरा स्टेटमेंट मैंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच का था, और उसमें ये था कि भाई चुनाव जीतने के लिए अपने को सभी तरीके के, मतलब लोगों के बीच में सघन संपर्क बना करके काम करना है। और आमतौर पर जो आदमी बोलता है, लेकिन मेरा अस्त्र और शस्त्र के मामले में बहुत स्पष्ट अभी भी कहना है, हमारे अस्त्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं। हम लाखों लोगों तक पहुंचाया, करोड़ों लोगों तक पहुंचाया है, हमने जन जन तक पहुंचाया है। वो हमारा अस्त्र है, और शस्त्र है विकसित भारत बनाने। और सामदाम दंड भेद, तो स्वाभाविक रूप से आदमी कहते ही है कि भाई लोगों के बीच में जाइए, हाथ जोड़िए, प्रार्थना करिए। आपका पार्लियामेंट में जो प्रेजेंस रहा है, अटेंडेंस रही है, डिस्कशंस रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा रहा है। इट इज़ अराउंड 86% अटेंडेंस, और काफ़ी सारे सवाल वगैरह पूछे हैं। बावजूद इसके सतना का जितना डेवलपमेंट होना चाहिए, अगर हम सतना रीवा को कंपेयर करें, और इंडस्ट्रियलाइजेशन सतना का रीवा से पहले हुआ, ट्रेन यहाँ पे पहले चल रही थी और सब कुछ है। आप तकरीबन 20 साल से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो विकास में ऐसा लगता है कि रीवा वर्सेस सतना अगर हम कंपेयर करें तो सतना कहीं पीछे रहा है। भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी जिले से भरसज नहीं होता। ये एक समग्र विकास की कल्पना है हमारी पार्टी की, हमारी सरकारों की। कुछ मामलों में हो सकता, चूंकि रीवा संभाग है, मुख्यालय था, तो अभी के पहले से वो डेवलप था ही। सतना तो एक जिला था। इंडस्ट्री सबसे पहले हमारे यहाँ आई, नो डाउट, आज भी है। सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक हम ही है। हमारा रेलवे स्टेशन है, विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हम बना रहे हैं। सतना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में है। जब पूरे मध्य प्रदेश में 7 शहर थे, जिसमें 4 महानगर थे, 2 संभाग मुख्यालय थे, और 7वां हमारा सतना शहर हुआ। जब केंद्र सरकार ने 45 मेडिकल कॉलेज पूरे देश में खोलने का निश्चय किया, तो मध्य प्रदेश को 1 मिला, वो भी सतना में आया। हमारी बाणसागर की नहरों का पानी है, हम बरगी का पानी ला रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग हमने जाल बिछाया चारों तरफ, हम मां शारदा का लोग बना रहे हैं। हमने व्हाइट टाइगर सफारी बनाई है, हमने जैव विविधता पार्क बनाया नरोहिल में। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस दृष्टिकोण से लोग कहते हैं कि सतना पीछे हो गया। ऑनगोइंग सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऑनगोइंग सारे प्रोजेक्ट। हम हर घर में नल से जल पहुंचाने की तैयारी में है। 90% हमारा वो काम पूरा हो चुका है। बरगी का पानी भी हम लाने वाले हैं। अक्टूबर 2024 में बरगी का भी पानी आ जाएगा। तो 1,40,000 हेक्टेयर भूमि में हम सिंचाई का पानी
देने में सफल होंगे। आज हमारा हवाई अड्डा बन रहा है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे लोग कहते हैं कि सतना पीछे हो गया, और ये एक नैरेटिव फैलाने का जो विपक्ष का काम है वो करता रहता है। और आज सतना हमारा पिछड़ा हुआ जिला था, आज इस जिले को हमने विकसित जिला बनाया और अभी भी हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं सब बहुत अच्छे चल रहे हैं। हम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हम इंटरनेशनल लेवल का हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, बस स्टैंड बना रहे हैं, हमने यहाँ पर सारे पार्क शहर के डेवलप किए हैं, सारे वाटर बॉडियाँ जितनी थी उनको डेवलप किया है, हमारे वेंकटेश मंदिर को लोग बनाया, संतोषी माता मंदिर के तालाब को रेनोवेट किया है। और इस तरह से जितने भी शहर के अंदर सीवर लाइन का काम जरूर चल रहा है, उसका काम थोड़ा सा भी लोगों में परेशानी पैदा करता है कि इसलिए नाली खुदती है शहर के भीतर के बारे में काफी शिकायतें हैं। नहीं, सिर्फ शहर के और कहीं नहीं, ग्राम हमारे जिले का कोई ऐसा 500 आबादी से अधिक वाला कोई ऐसा गाँव नहीं है जिसको हमने पक्की सड़क से जुड़ा हो। मेडिकल कॉलेज की बात करी आपने, मेडिकल कॉलेज का एक डेटा है, कुछ स्ट्राइक का इशू है, 1400 सैंक्शन सीट है, 400 लोगों का सिर्फ अभी तक अपॉइंटमेंट हुआ है, 6 महीने से सैलरीज का कहानी है। 8 जनवरी को कुछ लोगों ने, टीचर्स वगैरह ने स्ट्राइक भी की थी, ये क्या मामला है? ये बिल्कुल सही है। आउटसोर्स में जिनको काम दिया गया है वो ठेकेदार की गलती है, अपने लोगों को पैसा नहीं दिया उन्होंने। जो पूरी नियुक्तियाँ नहीं हुई क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर है, 150 बच्चों का हमारा 150 सीट है और उसके हिसाब से हमारे पास तो करीबन 50-55 प्रोफेसर्स हैं और भी 150 बच्चों के लिए पर्याप्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उनका हम बल्कि अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आउटडोर में भी हम उनको लगाते हैं। तो ये जो सैलरी वैलरी का मामला है अभी तो स्टार्ट हुआ है, वो हो जाएगा अभी, चूँकि नई सरकार बनी थी, फिर चुनाव आ गया और आचार संहिता भी इसमें प्रभावित होती है, बजट पारित नहीं हो पाया था, तो इस वजह से थोड़ी बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन वो आउटसोर्स के कर्मचारियों का है, वो कोई मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों का नहीं। उसमें मेडिकल की बात कर रहे हैं तो सुपर स्पेशलिटी की बात हो रही है सतना की काफ़ी दिनों से, उसका क्या स्टेटस है, कब तक? हमारा 700 बेड का सुपर हॉस्पिटल तय है और बजट में प्रावधान भी हो गया था, उससे राज्य के टाइम में ही हो गया था, बजट एलोकेट कराना है। तो अब मुझे लगता है इससे, चूंकि अभी चुनाव चल रहा है, इसके बाद जो बजट आएगा उसमें हो जाएगा। एक और आपने कहा कि एयरपोर्ट हमारा काम चल रहा है, कब तक उम्मीद है कि एयरपोर्ट? देखिए, हमारा 1962 में जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था तब ये बना हुआ था ये, और इसके बाद से ये बहुत बड़ा एरिया है लेकिन अतिक्रमण बहुत कुछ है उसमें, तो इसको पहले भी हमने रेनोवेट किया था और देसी हवाई उड़ान सेवा में इसको हमने शामिल कराया था, लेकिन कोई भी बिडर नहीं आया जहाज चलाने के लिए। तो वो 5-6 बार टेंडर हुआ बट कोई आया नहीं, तो फिर हमने सोचा कि भाई अब क्या करें, तो फिर हमने अथॉरिटी से पैसा मांगा, कम से कम इसको रेनोवेट करिए, बड़े जहाज भले न उतरे, छोटे जहाज उतर जाए। तो इसको अभी हम रेनोवेट कर रहे हैं और उसका हम सिग्नल्स पॉइंट बना रहे हैं, टर्मिनल पॉइंट बना रहे हैं और बाउंड्री वगैरह दुरुस्त कर रहे हैं ताकि छोटे जहाज यहाँ से चल सके। दो बातें हैं, एक तो एजुकेशन को लेके हम बात करते हैं तो सतना जिले में करीब 381 स्कूल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक शिक्षक, और विंध्य के सरकारी स्कूलों की बात हम अगर करते हैं तो 13,197 पद खाली हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जो ग्रामीण क्षेत्र के अभी क्या हुआ है, पिछली बार सरकार ने सबके चॉइस का ट्रांसफर का एक ऑप्शन दे दिया, ऑनलाइन दिया था, तो जो सुदूर क्षेत्र में जो स्कूलें हैं वहाँ के टीचर्स ने अपना ऑनलाइन का फ़ायदा उठा करके अपने नज़दीक के क्षेत्र में चले गए, तो वो स्कूलों में ज़रूर थोड़ी सी दिक्कत आई है, लेकिन अब धीरे धीरे उसको संकुल केंद्रों से कनेक्ट किया है। सीएम राइज स्कूलें हमारी चल रही, बहुत अच्छी चल रही हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी एक राइज स्कूल जो कल्पना की थी, तो हमारे अमरपाटन क्षेत्र के सगौनी गाँव को हमने सेलेक्ट किया उसमें, और हमारे यहाँ 2 विश्वविद्यालय हैं, एक चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय है, एक AKS विश्वविद्यालय है। अभी हमारा जो डिग्री कॉलेज है उसको हमने एक्सीलेंस कॉलेज बनाया है, एक मैहर को एक्सीलेंस कॉलेज बनाया है, और हमारी हायर सेकेंडरी स्कूलों में जैसे वेंकट वन है, यहाँ बहुत इतना टॉप का है, वो 95% से अच्छा रिजल्ट उसका हर बार हम देखते हैं सरकारी स्कूल। तो पहले से तो सरकारी विद्यालयों का गुणवत्ता में बहुत सुधार हुआ है। ये बात सही है कि बीच में काफ़ी गड़बड़ था, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें काफ़ी सुधार आ रहा है। आजकल चूँकि अंग्रेजी विषय का बड़ा क्रेज है, तो अंग्रेजी विषय के टीचर्स की कुछ कमी रहती ग्रामीण क्षेत्रों में, और कुछ पढ़ने की भी रुचि बच्चों की कम होती है, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें विस्तार हो रहा है, तब तो सभी जगह अंग्रेजी भी पढ़ाई जाने लगी है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे तो नहीं बल्कि अब ठीक हो गया है, बहुत अच्छा हो गया।
यहाँ से जो मध्य प्रदेश का बेरोजगारी की बात करते हैं अगर अपन और पलायन की बात करते हैं तो विंध्य का जो बेरोजगारी दर है वो काफ़ी ज़्यादा है, 9.3% है और मध्य प्रदेश का 7.1% है। इसी में एक दूसरी चीज़ यह है कि करीब 47 लोग रोज विंध्य से पलायन कर रहे हैं बाहर, रोजगार के अवसर न होने के कारण। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे यहाँ इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ छोटी इंडस्ट्री भी है, हम एग्रीकल्चर में भी बहुत आगे है, टूरिज्म भी है हमारे पास, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग काम की तलाश में जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, और ये पहले से जाते रहे हैं और एक ट्रेड बन जाता है कि हमारे परिवार का फलाने व्यक्ति कमाने खाने जाता था तो अब उनके बच्चे भी जाने लगे, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ भी बहुत सारे रोजगार के अवसर हैं, हमारे इतने काम चल रहे हैं अनगोइंग और इतना इंडस्ट्रियों में भी काम है और स्वरोजगार भी बहुत है और सरकारी नौकरियों में जो खाली पद थे वो भी भरे जा रहे हैं। मैं खुद हर 3 महीने 4 महीने में एक रोज़गार मेला लगाता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाता हूँ, उनमें उनका सिलेक्शन कराता हूँ। मेरा यहाँ ट्रेनिंग सेंटर भी एक जो कौशल विकास का वो भी चल रहा है, वो भी अच्छा काम कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत तेज़ गति से नौकरियाँ लोगों को मिल रही हैं, लेकिन उनका रिकॉर्ड नहीं होता, उनकी जानकारी नहीं होती, इसलिए लोगों को लगता है कि ऐसा है। भविष्य में भी अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर ज़रूरत का सामान यहीं बनेगा। जब यहीं बनेगा तो पूंजी निवेश होगा, इंडस्ट्रीज आएंगी तो नौकरी भी आएंगी, रोज़गार भी आएंगे और बहुत बड़ी मात्रा में टूरिज्म में भी हम काफ़ी कुछ बिजनेस और रोज़गार खड़ा कर रहे हैं। हमारा ऑप्टिकल लाइन में भी बहुत सारा बिजनेस टेक्निकल में काफ़ी खड़ा हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर में बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। समूहों में के माध्यम से, स्टार्टअप और स्टैंडअप के माध्यम से हमने अपने सिटी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से हमने एक्टिवेशन सेंटर बनाया है, जो पूरे हमारे स्टार्टर के बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, कंपटीशन होता है, एग्जीबिशन होता है और उसमें भी हम काम कर रहे हैं। तो हमारे क्षेत्र में ये बात सही है कि जिस अनुपात में बेरोजगारी है उस अनुपात में रोजगार की कमी है, आने वाले समय में उसकी भरपाई की जाएगी। अर्जुन सिंह जी की मूर्ति की स्थापना के बारे में आपने कहीं सोशल मीडिया में कुछ कहा था, कांग्रेस ही कह रहे हैं अब चुनाव आया इसलिए अर्जुन सिंह जी याद आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, अर्जुन सिंह जी का अपना एक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे विंध्य क्षेत्र के बड़े नेता रहे हैं वो, भले किसी दूसरे विचारधारा में रहे हों, लेकिन जब व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जब चर्चा होती है, आज वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनका व्यक्तित्व है लोगों के बीच में, उनकी अच्छी पैठ है, अच्छी पैठ। उस संदर्भ में मैंने कहा था कि निश्चित तौर पर ऐसे महापुरुषों के लिए भी और कहीं न कहीं स्मारक की मूर्तियाँ बननी चाहिए ताकि उनके लोगों को उनसे प्रेरणा मिलती रहे। तो मेरा उसमें कोई राजनीतिक उद्देश्य कुछ भी नहीं था, बल्कि एक बड़े नेता के प्रति एक सम्मान था। अच्छा, क्या ये आप मानते हैं कि सांसद और विधायक अगर एक ही पार्टी का रहता है तो शहर का विकास थोड़ा ज़्यादा होता है? निश्चित तौर पर ये तो देखिए, हमसे जनप्रतिनिधि में भी अगर सांसद, विधायक और स्थानीय इकाई में अगर एकता है और एक ही दल के लोग हैं तो स्वाभाविक है विकास की गति में तीव्रता आती है। जब थोड़ा सा कहीं न कहीं थोड़ा सा विचारधारा में कोई परिवर्तन हो जाता है तो फिर कामों में अवरोध पैदा होना शुरू हो जाता है। इस वजह से भी थोड़ा सा विकास में गति धीमी होती है। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं दोनों, सिद्धार्थ कुशवाहा और नारायण त्रिपाठी, इनमें से किसको आप ऐसा मानते हैं कि आपके अधिक करीब रहेंगे? ये लोकसभा का चुनाव जनता खुद लड़ रही है, पार्टियां कम, जनता ज़्यादा लड़ रही है और जनता ने बात को मान लिया है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 सालों में देश को दुनिया के जिस मुकाम तक पहुँचाया है, जिस तरह से 140 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ाया है, बुनियादी ज़रूरतों को पूरा किया है, बड़ी समस्याओं का हल किया है और एक विजन है उनका कि हम 2047 आते आते देश को विकसित भारत बना देंगे। 4 पिलर्स हैं इस देश में, उन 4 पिलर्स में गरीब है सबसे पहले, फिर युवा वर्ग है, फिर किसान है और चौथा है नारी शक्ति। इन चारों को मजबूत करने में 2014 से काम शुरू है और आज वो काम सब गाँव-गाँव में देखने को मिल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ जनता खुद इस चुनाव को लड़ रही है, सामने कौन है कौन नहीं है ये महत्वपूर्ण नहीं है। इस तरह से मैं मानता हूँ कि ना तो कांग्रेस पार्टी ना बहुजन समाज पार्टी कहीं दूर दूर तक है नहीं और इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई मुकाबले में। ये बताएं कि इस बार अगर आप चुनाव जीतते हैं तो 3 मेजर कंस्टिट्यूएंट होंगे, एलिमेंट्स होंगे आपकी जीत के। एक आपका खुद का काम, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, रिलेशन। दूसरा मोदी जी का जितना काम है, नाम है, जो भी वो सोच है, सब कुछ।
और तीसरा आपकी भारतीय जनता पार्टी के कैडर के लोग, पार्टी के लोग और कार्यकर्ता। इन सबको अगर आप डिसाइड करेंगे कितना परसेंटेज में क्रेडिट देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे आप? आज जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास रखती है और उनके कामों के प्रति लोगों में बड़ी जागरूकता है और जनता ये मानने लगी है कि हम जो लोग कुछ लोग छूट भी गए हैं उनको भी प्रधानमंत्री जी की सुविधाओं का लाभ हमें मिलेगा। हमारा परिवार, हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है, बड़ी फौज है हमारी और हर कार्यकर्ता के लिए कोई ना कोई काम है, हर काम के लिए कार्यकर्ता है। और जहाँ तक व्यक्तिगत जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो सेवक हूँ, हमेशा मैंने सेवा भाव से काम किया और पूरी कोशिश रहती मेरी कि मैं जब यहाँ रहता हूँ। आप परसेंटेज में दे पाएंगे इनको? 80%, 100%? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगे कोई परसेंटेज नहीं, तो 100% होगा। तब भी पार्टी का कुछ होगा, कुछ आपका होगा। मैंने कहा ना, हर काम के लिए कार्यकर्ता है, लेकिन काम प्रधानमंत्री नरेंद्र आप परसेंट में बांटना नहीं चाहते हो? हम ये हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हाँ, वही सबसे पहले है, सबसे ऊपर वही है। हाँ, तो उनको कितना वेटेज देंगे? नहीं, उनके ऊपर, उनके बाद तो फिर वो जो उनका काम है जो नीचे तक पहुंचाना है वो हमारा कार्यकर्ता करता है, हम लोग करते हैं। तो हम तो संवाहक है और केंद्र बिंदु तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। फिर से जीतते हैं और आते हैं तो सांसद निधि से भी और बाकी नेशनल फंड से भी, स्टेट फंड से भी आपके पास जो आगे के 5 साल के एजेंडा हैं, आइटम्स हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे लोगों को? सांसद निधि जब मैं 2004 में आया था तो 2 करोड़ रुपए साल का बनती थी, तो मेरे पास तो सारे दस्तावेज हैं। उस समय पर भी मैंने गांव-गांव में सड़कें नहीं थी तो उनको कभी WBM, कभी किसी सड़क पीने के पानी की समस्या थी तो कभी उसके लिए सबसे ज़्यादा शैक्षणिक क्षेत्र में भवन नहीं थे, वो देने का काम करते रहे। फिर इसके बाद हमने शुरू किया तो जो किसानों के खेतों में बिजली के पोल नहीं थे, ट्रांसफार्मर नहीं थे, वो बहुत ज़रूरी थे, उनके पास पैसा नहीं होता था जितना वो बियर कर सके, तो उनको देना शुरू कर दिया। और जो काम सरकारी योजनाओं से नहीं हो सकते थे उनको हमने प्राथमिकता दिया और आज वो करते करते मैं मानता हूँ कि पूरे संसदीय क्षेत्र में कोई ऐसा गाँव नहीं बचा जिसको हमने, एक तो निधि कितनी होती है, बहुत कम होती है, लेकिन हम केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का सर्वाधिक लाभ हम अपने क्षेत्र में दिलाया है। जैसे जो भी योजना शुरू होती है हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि अपने सतना में ले जाएं। एक उदाहरण बता रहा हूँ, इन दिनों बिजली की जो किसानों की ज़रूरत थी उसको पूरा करने में किसी भी राज्य सरकार के पास इतना फंड नहीं होता, तो हमने RDSS योजना एक भारत सरकार ने शुरू की। सबसे पहले हम सतना लेके आए और उससे हमने विद्युत सब स्टेशन बनाए, हमने फीडर सेपरेशन का काम शुरू किया, फिर हमने सब स्टेशन भी बनाए कई और कुछ एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर्स बनाए। विद्युत बिल की शिकायत रहती थी हमेशा, तो उसमें स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। तो इस तरह से उसमें भी काफ़ी हमने रिफॉर्म किया है। और दूसरे भी क्षेत्रों में जैसे ड्रिंकिंग वाटर, पर्यावरण संतुलन और इस तरह से जो स्वच्छता अभियान, इन सब में बहुत सारा फंडिंग जो होता है सरकार का हम लेके अपने यहाँ आते हैं और इसके माध्यम से भी हम बहुत सारा कुछ काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक्सप्रेशनल विलेज तय किए थे, आज उनका भी हमने डेवलपमेंट किया है और प्रधानमंत्री जी की सारी योजनाओं को। आपका भी कोई विलेज था यहाँ पे, आपने गोद लिया था कोई? हाँ, कई गाँव लिया हमने। एक अबेर ग्राम यहीं बाजू में ही है। अच्छा, उसको उसको हमने स्टार्ट किया था तो बहुत अच्छा, काफ़ी कुछ अच्छा हो गया। एक्चुअली क्या है, ये जो आदर्श ग्राम बनाने का कंसेप्ट है वो गांव के लोगों के सहयोग से हम काम करें। तो लोगों का मानना होता है कि अब आदर्श ग्राम हो गया तो हो गया, कंक्रीट बन जाएगा पूरा, तो कंक्रीट तो हो जाता है, लेकिन उसकी देखभाल करना, लोगों की मानसिकता बदलना, जैसे स्वच्छता अभियान है, नशाबंदी अभियान है और गांव में चौपाल लगें तो गरीब आदमी की मदद हो, योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच जाए। सफलता बहुत कुछ मिली है, इसमें बहुत कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी और कुछ करने की ज़रूरत है। अब थोड़ा सा नेशनल की बात करते हैं। अभी जो माहौल चल रहा है और आज जो अपोजिशन की दिल्ली में बड़ी महारैली है, केजरीवाल जी के अंदर होने से, उधर राज्य में उनका, उधर के चीफ मिनिस्टर का, अभी झारखंड के चीफ मिनिस्टर के अंदर होने से, कांग्रेस के और कुछ और पार्टियों को नोटिस देने के, पार्टी के फंड्स को क्लोज करने का, इसका असर आपको लगता है आपकी जनता में कहीं कुछ दिख रहा है? लोगों के ऊपर मुकदमे हैं। ये मुकदमे कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कायम किया ऐसा नहीं है।
ये सब पुराने मुकदमे हैं। तात्कालिक जो भी कोई सरकार फैसले करती हैं तो उसमें पारदर्शिता की ज़रूरत होती है। आप ही लोग मीडिया के माध्यम से उठाते हैं विषय को, और फिर अगर वो जांच एजेंसियों को हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं भाई आप स्वतंत्र अपना काम करो, तो जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से होकर के काम करती हैं तो स्वाभाविक है जिनके ऊपर मुकदमे हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, वो विचलित होंगे और वो इस तरह से वातावरण बनाएंगे कि मोदी जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले की, मैं बता रहा हूँ, पहले की सरकार और प्रधानमंत्री क्या करते थे कि किसी के ऊपर करप्शन के बोला छोड़ दो भाई बाद में देखेंगे। मोदी जी में ऐसा नहीं है, मोदी जी इतना ऐसा नहीं। ब्लैटेंट तो नहीं होता है, वन साइडेड जैसा हो रहा है। कैसा वन साइडेड? आप देखो प्रफुल्ल पटेल जी का क्या हुआ, आप देखो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, आप देखो असम में क्या हुआ है, आप देखो बाकी जगह जो लोग पार्टी छोड़ के आपके पास आ जाते हैं उनके साथ कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए न्यायालय कह रहे हो आप अच्छा, तो मैं आपसे पूछता हूँ, न्यायालय को आप क्या मानते हैं? न्यायालय तो स्वतंत्र है ना। नहीं तो न्यायालय के पास तो जाएगा तब नहीं, न्यायालय से ही सीबीआई ये सारे मामले न्यायालय में है। आज केजरीवाल जी के मंत्री जो जेल में हैं, भाई बेल क्यों नहीं हो रही उनकी? क्या वजह है? वो तो जो क्या वजह है मैं जानना चाहता हूँ ना। आप भाई अगर डॉक्यूमेंट्स आपने जो भाई अगर डॉक्यूमेंट्स में बिल के थ्रू जो चेंजेस किए थे पीएमएलए और वो सब के कारण से सारे नेताओं को और सारे अपोजिशन के लोगों को ऐसा पूरा माहौल जो बन रहा है ऐसा वो ये नहीं कह है। रहे हैं देखिए एक नैरेटिव फैला जा रहा है। आपका जो पीएमएलए वाला एक्ट है उसमें आपको मतलब दोषी को ये स्थापित करना, सिद्ध करना है कि वो दोषी नहीं है, जबकि उसको दोष भी नहीं पता है। आप बिना उसको केस फाइल किए हुए, बिना उसकी चीजों को कोर्ट में डिस्कस किए हुए, ट्रायल के बिना उसको 2 साल तक अंदर रख सकते हो। और आप बताओ पॉलिटिकल सिस्टम से, मैं आपके स्टेट की बात करता हूं, चीफ मिनिस्टर शिवराज जी अब नहीं है तो शिवराज जी के बारे में कितनी बात मध्य प्रदेश में हो रही है। पॉलिटिकल सिस्टम से किसी आदमी को 6 महीने के लिए आप बाहर कर दो तो कहां जाता है वो? उसकी ब्रांड इक्विटी का क्या होता है? ये तो है ना, आप मानोगे ना इस चीज? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने सब कार्यकर्ताओं और नेताओं के भूमिका को तय करती आई रही है जी। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई चीज़ स्थायी नहीं होता, कोई चीज़ स्थायी नहीं होता। तो सही बात है। और जिस पार्टी में कार्यकर्ता ही प्रमुख हो तो स्वाभाविक है हर किसी के बारे में पार्टी सोचती है, किसी को किस भूमिका में रहना, किसको किस भूमिका में रहना। अच्छा, हमारे यहाँ किसी को बुरा भी नहीं लगता। हमारे यहाँ चूँकि सिस्टम है, सबको पता है, और चाहे हम हो चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, तो सबकी भूमिका तय होती है और उस भूमिका पर हम लोग काम करते हैं। और इसीलिए एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी बड़े पदों पर तक पहुंचता है, जो अकल्पनीय होता है, जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। तो एक शुचिता और डेमोक्रेसी पार्टी के अंदर और सामूहिक निर्णय, ये भारतीय जनता पार्टी में, अगर हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि परिवारवाद पर हमने हमला किया है, तो परिवारवाद पर हमला है उनका है, और वो ठीक से करप्शन पर हमला है उनका। हमारे बीच में भी कोई गड़बड़ करेगा तो उनको थोड़ी छोड़ेगा, कानून अपना काम करेगा। कानून को हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने फ्री छोड़ा है। आपको लगता है कि कोई गलत हो रहा है तो आप रोकिए, आप उस पर कार्रवाई करो। तो आपको लगता है बीजेपी में परिवारवाद बिल्कुल नहीं है? परिवारवाद उस तरह का नहीं है जिस तरह का उन खानदानों में है कि गांधी खानदान है, फलाने हैं, डिग्रीज की बात, ये बिहार वाले हैं, ये लखनऊ वाले हैं, इस तरह तो नहीं है ना। क्षेत्रीय दलों में जिस तरह से होता है ऐसा तो नहीं है। आप देखिए, आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने यहाँ ले लिया, वो परिवारवाद का ही एक वो है? बिल्कुल नहीं। सिंधिया एक जनाधार के नेता हैं। आखिरी सवाल आपसे ये है कि जीतने के बाद आप यहाँ के लिए जो लोगों को प्रॉमिस कर रहे हैं, 3-4 ऐसी ठोस चीजें जिसके कारण से लोग कहें कि नहीं, हमको फिर से गणेश जी को जिता। हमारे यहाँ जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं, एक तो समय पर उनको पूरा करना पहला काम होगा हमारा। दूसरा, जो हमारे यहाँ एक बड़ी संभावनाएं हैं जो नए रोजगार पैदा कर सकें, तो हम स्मॉल स्केल की तरफ सोच रहे हैं। और हमारी जो टूरिज्म की स्थिति है, चूँकि काफ़ी बड़ा क्षेत्र हमारा ऐसा है जो टूरिज्म के साथ कनेक्ट है, उसको और हम कैसे डेवलप करें। और ये हमारा होगा रामपथ गमन, हमारा जो 84 कोसी परिक्रमा का है, उसको सतना इलाहाबाद का कुछ, हाँ वो है, सतना से इलाहाबाद भी हमारा एक NH भारतमाला सेकंड प्रोजेक्ट में है। वो भी मुझे लगता है इस बजट में, जब ये चुनाव के बाद बजट आएगा तो उसमें उसको हमको मंजूरी मिल जाएगी।
हम बमीठा से सतना की भी 4 लेन सड़क बनाने का है, फॉरेस्ट का क्लियरेंस से लगभग फाइनल होने की स्थिति में आ गया है। उसी में हम सतना शहर में एलिवेटेड रोड भी बना रहे हैं और प्लान किया हुआ है। रिंग रोड बना है पूरा हमारा, उसको भी पूरा करना है हमको। फिर बरगी का पानी मेन तौर पर उस पर हम काम करेंगे। हमारी नदियां हैं, सतना नदी है, टमस नदी है, ये प्रदूषित हो गई हैं। इनको हम चाहते हैं कि जैसे गुजरात में साबरमती नदी का उन्होंने डेवलपमेंट किया, तो वो हम इनका प्लान करा रहे हैं। और जो हमारे यहाँ पर शहर के नज़दीक एक नरोहिल पहाड़ है, जिसको हमने जैव विविधता पार्क में भी सिलेक्ट किया है, काम भी चालू कर दिया है। और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ा सा और हमें लगता है कि ज़रूरत है। जैसे हमारी कोशिश है कि IIT वगैरह कुछ यहाँ भी खुल जाएं, एक आध, चूँकि इंडस्ट्रियल एरिया है और उसकी भी ज़रूरत है। तो इस तरह से हम सतना मैहर जिला दोनों जो हमारे बने हैं, ग्रोथ के जितने भी संभावना सारी को हमारा अगला प्लान इसी में होगा। आपके पास ऐसा कुछ नंबर है यहाँ के कितने जो ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज हैं, कितने जॉब्स हैं और उसमें से कितने लोकल्स हैं, कितने बाहर के हैं? देखिए, हमारे यहाँ सीमेंट प्लांट तो काफ़ी पुराने हैं। अभी जो नए आए हैं तो उनमें तो काफ़ी कुछ फॉलो हुआ है। जिनकी लैंड सेलर हैं, जो जिनकी ज़मीन लिया है उन लोगों ने, उनके बच्चों को नौकरी दिया है उन्होंने। जो स्थानीय हमारी ITI के बच्चे पास आउट होते हैं, उनको हम अप्रेंटिस में फिर उनको वहीं पर रेगुलर भी कराते हैं, बहुत संख्या में हुआ है। तो अब तो जितनी भी नियुक्तियाँ आती है, हम ये कह सकते हैं कि स्थानीय लोगों को ज़्यादा मिलती हैं। और पहले ज़रूर नहीं था, जब शुरू में फैक्ट्रियाँ आई उस समय पर सब बाहर के लोगों को लेके आ गए वो, लेकिन अब तो सब लोकल हो गए। अब ये नहीं कह सकती को बाहर के, लेकिन स्थानीय बेरोजगारों को रोज़गार देने में प्राथमिकता हम लोग देखते हैं कि है। और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट वैसे भी अब चूँकि मशीनरी युग आ गया, तो मैन पावर की ज़रूरत अब थोड़ा सा कम हो गई है। जबकि पहले वाले जो इंडस्ट्री थे उनमें मैन पावर ज़्यादा लगता था। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई तो जैसे मैन पावर कम होती, टेक्निकल जो नौकरियां हैं वो ज़्यादा बढ़ी हैं, तो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान हमारा। और मेरे यहाँ के बहुत सारे लोग जो दूसरी जगह काम करने जाते हैं वो सीजनली है, कोई ऐसा नहीं कि वो परमानेंट जाते हैं, सीजनली जाते हैं। जैसे इन दिनों गए हैं, अभी हमारे यहाँ कुछ लोग गेहूं की कटाई के लिए सागर तरफ चले जाते हैं। फिर हमारे यहाँ कुछ लोग बॉम्बे में काम करते हैं, कुछ बिल्डिंग का काम करते हैं, थोड़ा पैसे कमा के आते हैं। तो ये बीच का जो गैप रहता है दोनों फसलों के बीच का, उस गैप में थोड़ा सा लोग कुछ कमाने धमाने के लिए वहाँ जाते हैं, फिर वो आ जाते हैं, ऐसा तो कुछ।